सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। अब बात ये है कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं हमारे, ये थोड़े तकलीफ देने वाले हैं। थियरीज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस चीज़ को लेके बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार इतना सारा कैसे याद करें। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम साइज का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 7 पॉइंट 6 पॉइंट भी बहुत हो गया। 15 पॉइंट 14 पॉइंट सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे लिखे गए हमारे टेक्स्ट बुक में जो रिपीट होते हैं। सेकंड नंबर पर वही पॉइंट है, फिर 3-4 पॉइंट छोड़ के फिर एक नंबर पर सेम पॉइंट का मीनिंग करता हुआ, मतलब सेम मीनिंग वाला ही पॉइंट वापस से लिख दिया दूसरे शब्दों में, तो वो सेम ही पॉइंट्स है, तो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको आप एक ही पॉइंट समझकर याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोशिश की है चैप्टर को छोटा रखने की, मेन सारी चीजें कवर की हैं। जो आलतू फालतू एक्स्ट्रा बिना मतलब की 10 बार चीजें लिखी हैं, मैंने उसको हटाया हुआ है। ठीक है, फिर भी जो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो मैंने सारे लिए हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल चीजों में थोड़ी कटिंग की है जो कि फालतू लग रही थी, वो कई बार आप पीछे के चैप्टर से भी पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हो, इसलिए उसको हटाया हुआ है। बाकी सारी मेन चीजें कवर की हुई हैं, तो जितना यहां मैंने बताया आप इतना ही करोगे, पूरा चैप्टर आपका 100% कवर हो रहा है, कुछ नहीं छूटेगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे टॉपिक पर। तो पहली चीज, ये चैप्टर का नाम ही जैसे हम बोल रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। तो हमारे देश में जो सामाजिक समस्याएं, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर यहां पर हमें डिस्कस करना है, और हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली दो बड़ी समस्याओं के बारे में बुक में बात की गई है। तो वो दो बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारी, एक है कम्युनलिज्म और दूसरा है हमारा कास्टिज्म। कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन से रिलेटेड है, और कास्टिज्म मतलब जाति पात से रिलेटेड। तो ये दो समस्याएं हम भी अपने आसपास देख रहे होंगे, सभी ने इन चीजों को फील किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, कम्युनलिज्म क्या कहता है, डेफिनेशन कम्युनलिज्म का। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ रिलीजन और अ सेक्ट oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises। अब इसी में तुम आगे कह सकते हो कि यही कम्युनलिज्म की डेफिनेशन है, यहां तक कि अगर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं या अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर समझते हैं, जब इस तरह की थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, इसी थिंकिंग को कम्युनलिज्म कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसी अगर सोच कोई रखता है, कम्युनलिज्म का थॉट अगर कोई रखता है दिमाग में, तो इससे समाज में टेंशन पैदा होता है, समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है ये देखो, व्हेन द पीपल ऑफ एन रिलीजन सेक्ट ट्राई टू शो सुपीरियोरिटी ऑफ द रिलीजन इन कंपैरिजन विद अदर रिलीजन एंड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस इंटरेस्ट, देन दे लुक एट एवरी सिटीजन नॉट एज एन इंडिविजुअल बट फ्रॉम अ कम्युनल पर्सपेक्टिव। सच ए स्पिरिट डिवाइड्स द सोसाइटी। जब हम इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कम्युनलिज्म की, अपने रिलीजन को बेहतर, दूसरे रिलीजन को खराब समझना, अपने रिलीजन की चीजें अच्छी हैं, दूसरे रिलीजन की चीजें सब कुछ बुरी हैं, दूसरे रिलीजन का जो आदमी है वो भी अच्छा नहीं है, इस तरह की अगर हम थिंकिंग रखते हैं तो समाज में बंटवारा होता है, समाज बंटता है, और समाज बंटना किसी भी देश के लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। किस किस तरह से कम्युनलिज्म हमें नुकसान पहुंचाता है। पहली चीज है, इट लीड्स टू द सोशल टेंशन इन द कंट्री। समाज में, देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन क्रिएट होता है मतलब एक दूसरे के प्रति हमारा जो थॉट है वो अच्छा नहीं रहता है, तो हम एक दूसरे से रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे, और अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो सबके दिमाग में गलत चीजें जब रहेंगी, तो वो ना हम सुखी रहेंगे और ना सामने वाला सुखी रहेगा। तो ये एक चीज अच्छी चीज नहीं है। फिर people consider their own friends as enemies or rival because of which atmosphere of difference and hatred is created। अगर कम्युनलिज्म की थिंकिंग आ जाए हमारे अंदर, मान लो अभी तक नहीं थी, दूसरे रिलीजन के लोग भी हमारे दोस्त थे, धीरे धीरे समाज में कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जिसको लेकर हमारे दिमाग में भी कम्युनलिज्म के थॉट्स आना शुरू हो गए। अब वही जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था लेकिन वो दूसरे रिलीजन का है, तो फिर हमारे मन में उसके लिए खराब विचार आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से हमारी दोस्ती में बुरे इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे और दोस्ती खत्म हो जाएगी। और इस तरह से सभी के साथ हो सकता है। ठीक है, कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल रायट्स और क्वारल्स। जब ये कम्युनल टेंशन होता है
तो अल्टीमेटली चलकर ये बड़े झगड़े में कन्वर्ट होता है और कई बार दंगा फसाद शुरू हो जाता है, दंगे वगैरह हो जाते हैं। देखो एक मैंने इमेज डाली हुई है दंगे की, है कम्युनल टेंशन को लेकर दंगा हुआ है, उसी की एक इमेज है। लोग तोड़ फोड़ करना, घर जलाना, एक दूसरे पर अटैक करना, लोगों का मर्डर करना, ये सब चालू हो जाता है। ग्रुप ग्रुप बनाकर लोग चले जाते हैं, उसके ऊपर अटैक कर दिया, उधर के ग्रुप वालों ने उस पर अटैक कर दिया, पत्थर चलाकर मार रहे हैं, पुलिस के मतलब हाथ से भी सिचुएशन बाहर हो जाती है, कई बार इतना बुरा हाल हो जाता है। अब अगर मान लो अब किसी भी रिलीजन के हो, चाहे मेजोरिटी के हो माइनॉरिटी के हो, किसी भी रिलीजन के हो, अगर आपके एरिया में ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या आप अच्छे से रह पाओगे? चाहे आप मेजोरिटी ही क्यों ना हो, ये चीज देखने के बाद आपको भी डर लगेगा। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। दूसरा, देश की इंटीग्रिटी पर इसके ऊपर मतलब असर पड़ता है, देश की एकता पर असर पड़ता है, देश टूटने का खतरा होता है। और जब इस तरह की चीजें हरदम होती रहेंगी तो कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाएगा, देश के डेवलपमेंट पर भी बुरा असर पड़ता है। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में क्या क्या स्ट्रगल्स किए जा रहे हैं, किए गए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और क्या हमें करने की जरूरत है, ठीक है, आगे क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं बट अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए दिक्कत बनी रहती है। एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट कम्युनल एलिमेंट्स टू इराडिकेट कम्युनलिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। समाज में से कम्युनलिज्म को हटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त मतलब उनको सख्त सजा देनी चाहिए, मतलब हार्ड हार्ड पनिशमेंट्स देनी चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो दूसरे लोगों के बीच में और वो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसीलिए हमारे बुक में चैप्टर में भी दिया हुआ है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि रिलीजन सिर्फ एक फेथ का मामला है, ठीक है, रिलीजन के नाम पर लड़ना ये सब गलत है भाई। सबका अपना अपना तरीका है भगवान को याद करने का, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोग भगवान को पूजते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को थैंक यू कहते हैं कि आपने जो भी हमको दिया हुआ है उससे हम खुश हैं, जो भी है। तो अपना अपना तरीका है, इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा करना इज नॉट वर्थ। तो ये एजुकेटेड लोग समझेंगे और वो इन चीजों से दूर रहेंगे। तो इसलिए समाज में सबको एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दिया जाए, एजुकेशन के माध्यम से सबको ये समझाया जाए कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं है। फिर पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन कम्युनल आइडियाज शुड नॉट बी गिवन रिकॉग्निशन। ऐसी पार्टियां जो कि इस तरह की चीजों को प्रमोट करती हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं, देखो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकते, लगभग सभी पार्टियां वही काम करती हैं, ठीक है। कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा नहीं है। अब आपको लगता होगा आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप बोलोगे नहीं वो कम्युनल नहीं है, भाई सारी पार्टियां करती हैं, ठीक है। सभी को, किसी को हिंदुओं का वोट चाहिए, किसी को मुस्लिमों का वोट चाहिए, किसी को क्रिश्चियन लोगों का वोट चाहिए, किसी को दलित लोगों का वोट चाहिए, तो सभी ने बांट रखा है समाज को, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इन सारी पार्टियों को, जो लोग कम्युनल थिंकिंग पर बेस्ड है, कम्युनलिज्म को प्रमोट करती हैं, इनको जब हम रिजेक्ट करने लग जाएंगे, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो ये पार्टियां खुद ही सुधरेंगी और इन चीजों को हटाएंगी और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी पार्टियों को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। फिर रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये सब जो है ये एक अच्छे मीडियम है लोगों तक अच्छे मैसेजेस पहुंचाने के लिए। जो भी टीवी सीरियल्स आ रहे हैं या मूवीज आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, कुछ भी आए, इन सब चीजों में हम लोगों के अंदर कम्युनल हार्मनी की बात करें, एकता की बात करें, लोगों को यूनाइट करने की बात करें, अच्छा मैसेज दें कि भाई कम्युनलिज्म से बुरा होता है, इससे दूर रहिए। ये सब चीजें अगर हम लोगों के अंदर पहुंचाएं इन मीडियम्स के थ्रू, तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगा और लोग अच्छी चीजें सोचेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क। अच्छा, चाहे वो धर्म गुरु हो, अलग अलग धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, किसी भी रिलीजन के जो भी गुरु होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं जिनकी लोग सुनते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल लीडरों को भी, इन सब को क्या करना चाहिए? लोगों के अंदर कम्युनलिज्म को छोड़ना और यूनिटी की बात करना, इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। अगर ये लोग करेंगे तो इनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा लोगों पर, तो समाज में एक अच्छा असर होगा। यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म। जो यंग जनरेशन है इनको आगे बढ़ना होगा, इनको इन चीजों को छोड़ना होगा, कम्युनलिज्म से दूर होना होगा, एक दूसरे के अंदर सेक्युलरिज्म की फीलिंग को प्रमोट करना होगा
और सेक्युलरिज्म का मतलब देखो आजकल बहुत गलत तरीके से ले लिया जाता है, ठीक है। आप अपने रिलीजन को इंपॉर्टेंस दो, बिल्कुल दो, जरूरी है भाई, लेकिन दूसरे रिलीजन को भी सम्मान देना चाहिए। ये एक्चुअली में सेक्युलरिज्म है। आप किसी एक रिलीजन के पीछे दौड़ रहे हो, उसी को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे रिलीजन को इग्नोर कर रहे हो, दैट इज नॉट सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो यहां पर हमें सबको सेक्युलर बनना चाहिए और एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखना चाहिए। जब हम साइंटिफिकली चीजों को सोचेंगे तो हम रिलीजन में बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे, बस भगवान को प्रे करेंगे, उनको थैंक यू करेंगे, ठीक है, और अपनी बाकी चीजों पर फोकस करेंगे, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट से ही काम नहीं होगा बोला है, सोसाइटी को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नियम कानून बना देगी, सब कर देगी, लेकिन पब्लिक ही जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पब्लिक अपने स्केल पर ये सारी चीजें कर रही है, तो गवर्नमेंट भी तो भाई पब्लिक ही चुनती है ना। अब अगर आप सभी कम्युनल थिंकिंग से मतलब पूरी तरह से अफेक्टेड हो, तो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट आपका वोट लेके बनेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग कम्युनली इन्फ्लिक्टेड हैं तो भाई गवर्नमेंट भी कम्युनल बात ही करेगी ताकि उनको वोट मिले। अगर आप सब लोग कम्युनलिज्म छोड़ दो तो गवर्नमेंट भी कम्युनल थिंकिंग पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए समाज को इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, सिर्फ गवर्नमेंट से सब कुछ नहीं होगा। और एक चीज समझनी पड़ेगी कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल प्राइड, ये जो है किसी भी जाति, धर्म, लैंग्वेज, कल्चर सबसे ऊपर है। जिस दिन ये थिंकिंग सबके अंदर आ जाएगी उस दिन समाज में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कम्युनलिज्म खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देश पहले है, ये सोचना पड़ेगा, और रिलीजन वगैरह ये सब बाद में है। फिर कास्टिज्म, कास्टिज्म जाति पाति। अब देखो कहते हैं कि शुरू से ही कास्टिज्म था, पर जो स्टार्टिंग में कास्टिज्म का सिस्टम था और जो आज कास्टिज्म का सिस्टम है, काफी फर्क है। दूसरी चीज कि हम लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में है, ना ना ना, सिर्फ इंडिया में कास्टिज्म का प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सभी समाज में ये प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। तो अब बोलेंगे तो भाई इंडिया में ही लोगों ने, जब भाई ब्रिटिशरों ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ये इंडिया का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके यहाँ ये सब चीजें, हाँ हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है, ऐसा कह सकते हो, और जगहों पर कम है, लेकिन है हर जगह, ठीक है। तो कास्टिज्म में क्या था ना, हमारे यहाँ शुरुआती दौर में कास्ट किस तरह से डिसाइड होती थी? ऑक्यूपेशन पर, ठीक है। कौन मतलब कौन क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है, किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, उस पर बेस्ड था हमारा वर्ण सिस्टम, ठीक है। ये वर्ण था हमारे यहाँ। इसमें 4 वर्ण की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वो जो मतलब साधु संत थे, एजुकेशन देते थे लोगों को, ठीक है, पूजा पाठ का काम करते थे, इस तरह से इनकी अर्निंग होती थी, ठीक है, तो ये ब्राह्मण थे। क्षत्रिय मतलब या तो राजा होंगे या राजा के यहाँ सोल्जर्स का काम करते होंगे, सोल्जर वगैरह जो हैं, ठीक है, ये सब लोग किस में आते हैं? क्षत्रिय में। तीसरे हैं वैश्य, ये लोग बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस का काम करते रहे, घूम घूम के चारों तरफ बिजनेस करते रहे हमेशा से, तो ये वैश्य कम्युनिटी। दूसरा शूद्र, जो मेहनत मजदूरी का काम करते थे, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता था। तो इस तरह के 4 वर्ण थे ऑक्यूपेशन पर बेस्ड। अब अगर हम देखें तो लोगों की जो इनकम होती है वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से होती है। अब आज की भी डेट में अगर मैं देखूं तो कोई अगर बंदा लेबर का काम कर रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा रहा है, सीमेंट उठा रहा है, ठीक है, वो कंक्रीट बनाया जा रहा है, उसमें इन्वॉल्व है, रेती का साफ कर रहा है, चाल रहा है, तो वो लेबर का काम कर रहा है, तो उसको दिन का कितना मिलता है? 300-400 रुपया मिलता है, मान लो 400 रुपया मिला, ठीक है। अच्छा, अब भले वो ब्राह्मण है या राजपूत है या वैश्य है, कुछ भी है, उस कास्ट में पैदा हुआ है, लेकिन काम अगर ये कर रहा है तो उसकी इनकम तो इतनी ही होगी, है कि नहीं? तो इनकम के हिसाब से तो वो गरीब ही रहेगा। अब अगर कोई दूसरी कास्ट का, शूद्र कम्युनिटी का कास्ट का बंदा है, लेकिन वो पैसे वाला है, वही घर बनवा रहा है और उसके अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? वो शूद्र कम्युनिटी का बंदा बनना पड़ा। तो मतलब ये हुआ कि जो कास्ट सिस्टम, ये वर्ण सिस्टम था, जिसमें ये जो भेद आया, डिफरेंसेस आ रहे हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कहां से आया? ये इनकम पर है। जिन्होंने इस तरह का काम किया उनके पास इनकम कम आती थी, कम इनकम आने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब रही, एजुकेटेड नहीं रहे, ठीक है, तो समाज में उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिला, ठीक है, इस वजह से ये लोग पीछे रह गए, ठीक है। जिन लोगों के पास इनकम अच्छी थी, एजुकेटेड थे, वो लोग आगे आ गए, और जब वो आगे आ गए तो उनको अपर कास्ट कहा जाने लग गया, इनको लोअर कास्ट कहा जाने लग गया। वरना ऐसा अपर लोअर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ये सब बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस पर, ठीक है। तो फाइनेंशियली मेन देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटस ही है। आज भी ऐसा है कि अगर किसी भी कास्ट का बंदा है, अगर वो गरीब है,
और किसी और कास्ट का बंदा अमीर है तो अमीर वाला बंदा ही ऊपर होगा, उसमें कास्ट नहीं पूछी जाएगी। आप अगर ब्राह्मण हो और दूसरा एक शूद्र कम्युनिटी का बंदा है, वो आपका बॉस है, तो आप उसको सर बोलोगे, उसको रेस्पेक्ट दोगे, वो आपको रेस्पेक्ट नहीं दे। तो ये सिस्टम रहा है, ठीक है। हालांकि समय के साथ समाज में बहुत सारे चेंजेस आए, फिर अब वो जन्म के आधार पर ही कास्ट सिस्टम डिसाइड होने लग गया। अब उस कास्ट में पैदा हुए हो तो वही कास्ट के हो, भले आप आईएएस हो गए हो, भले आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, लेकिन आपकी कास्ट वही की वही रहेगी। भले आप सोल्जर का काम कर रहे हो, आर्मी में हो, लेकिन आपकी कास्ट वही की वही रहेगी। अब ऐसा सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये डिफरेंसेस लगातार बने रहे। ये अब हम अगर बात करें तो मॉडर्न डे के थोड़ा पीछे जाएंगे, जब ब्रिटिशरों का या उसके पहले का थोड़ा टाइम था, उस समय में थोड़ा ये सब चीजें ज्यादा खतरनाक रूप में आ गई थी, ठीक है। समाज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो धीरे धीरे जब आजादी की लड़ाई हुई, देश आजाद हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को जो कि इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो कास्ट पीछे रह गई, ग्रो नहीं कर पाई, फाइनेंशियली आगे नहीं आ पाई, एजुकेशनली आगे नहीं आ पाई, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ वीक और बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सभी इक्वल हैं, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, सभी एक समान होने चाहिए जस्टिस मिलने के मामले में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कुछ भी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, किसी भी सेक्स का हो, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी धर्म का फॉलोवर हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सारे फंडामेंटल राइट्स सभी को मिले हैं, सभी उस फंडामेंटल राइट्स को इक्वली यूज कर सकते हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है ऐसा नहीं है। Moreover, the states are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state. It can impose certain restrictions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, हर स्टेट को, कि वो अपने यहाँ, क्योंकि देखो अलग अलग स्टेट में ना कास्ट सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। कहीं पर कोई माइनॉरिटी होगा, कोई मेजोरिटी होगा। अब जैसे कि बात करें तो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में क्रिश्चियंस जो है वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ क्रिश्चियंस मेजोरिटी में। तो स्टेट्स में डेमोग्राफिक चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, डेमोग्राफी अलग अलग है वहाँ की। तो उस हिसाब से हर स्टेट को भी स्पेशल पावर्स दी गई कि आप अपने यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कुछ नियम कानून बना सकते हो। इसमें यह भी प्रोविजन है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है फंडामेंटल राइट सबको मिलना चाहिए, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कैसे आ गई। रिस्ट्रिक्शन इसलिए, देखो क्या होता है, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, अब वो ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, उनका जो भी इनकम है, लाइवलीहुड है, वो उसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में या माउंटेन एरिया में रह के होता है। अब दूसरे एरिया से कोई बंदा गया, ठीक है, शहर वहर से कोई बंदा वहां पहुंचा, वो पढ़ा लिखा है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा खासा है, वो क्या करेगा, इन ट्राइबल लोगों से जाकर डीलिंग करेगा, वहां अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, उनकी जमीनें कैप्चर कर लेगा, उनको जमीन सस्ते दाम में उनसे जमीन खरीद लेगा, ठीक है, और फिर उसका बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करेगा। इस तरह से धीरे धीरे वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइफ पर बुरा असर पड़ने लग जाएगा। उनको पहले नहीं समझ में आएगा, उनको पहले दिखेगा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में बहुत बुरा असर आने लग जाएगा। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर्स दी कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हो, कि जैसे अब हमारा फंडामेंटल राइट, हम एरिया किसी भी इंडिया किसी भी कोने में कहीं पर भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो भले वो ट्राइबल एरिया है, अगर मुझे वहां बिजनेस करना है तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से मैं वहां बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन अगर इस तरह से मैं करता हूं तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इस केस में गवर्नमेंट मेरे फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि नहीं भाई आप वहां जाकर बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस कुछ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट के लोगों के राइट्स को थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटीज, वीकर, बैकवर्ड, ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इनके लिए स्पेशली अरेंजमेंट्स किए गए ताकि इनको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। माइनॉरिटी है तो पीछे ना रह जाए, मेजोरिटी के प्रेशर में दब ना जाए,
ठीक है, ये सब चीजें ना हो, इस वजह से ये सारे प्रोविजन इनके लिए किए गए हैं। साथ ही साथ कई 5 ईयर प्लान्स में भी इनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाती गई है गवर्नमेंट, हमेशा इनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। ठीक है, फिर अच्छा, तो माइनॉरिटीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। माइनॉरिटी के बारे में क्या कह रहे हैं? माइनॉरिटी इज अ सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज नॉट इन मेजॉरिटी विथ रिगार्ड टू रिलीजन, लैंग्वेज विद इन अ सर्टेन रीजन और रीजन। मतलब किसी भी एरिया में, मान लो कि हम गुजरात में रह रहे हैं, गुजरात का कोई एक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद का शहर ले लेते हैं। अब अहमदाबाद में 80% पॉपुलेशन मान लो गुजराती बोल रही है, 20% पॉपुलेशन मान लो पंजाबी बोल रही है, तो यहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लो एक दूसरा शहर ले लेता हूँ गुजरात का, मान लो वहां 60% लोग पंजाबी बोल रहे हैं, 20% लोग गुजराती बोल रहे हैं, 10% लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो वो 10-20 वाले जो हैं वो माइनॉरिटी कहलाएंगे और 60 वाले मेजॉरिटी कहलाएंगे। तो एरिया के हिसाब से माइनॉरिटी बदल जाते हैं। किसी एरिया में अगर कोई माइनॉरिटी है, हो सकता है दूसरे एरिया में वो मेजॉरिटी हो, तो इस हिसाब से ये डिसाइड होता है। एक चीज और बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है कि इसी को माइनॉरिटी कहा जाएगा, ये कास्ट माइनॉरिटी है, ये रीजन माइनॉरिटी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी डेमोग्राफिक एरिया में, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में, सॉरी, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एक सेक्शन के कंपैरिजन में दूसरे सेक्शन के लोग काफी कम है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, वो लोग अगर कम है तो वो लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे। ठीक है, रिलेटिवली चेक किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पर कई तरह से कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पर भी माइनॉरिटी डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स में माइनॉरिटी डिसाइड होता है। अच्छा, इसके अलावा नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज की बात की जाती है तो स्टेट लेवल्स पर भी माइनॉरिटी का अलग अलग तरीके से मतलब एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। जैसे बोल देते हैं कि भाई देश भर में अगर देखा जाए, अगर पूरे देश की बात करूं तो कोई माइनॉरिटी होगा, तो जैसे मैंने क्रिश्चियंस का एग्जांपल दिया कि ऑल ओवर इंडिया में क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को उठा लिया जाए तो वहां पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी हैं। तो स्टेट्स में भी अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अलग होता है, ये सब चीजें बताई गई हैं। अब इनके लिए प्रोविजंस क्या किए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेटअप। ठीक है, पूरा मतलब सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट में एक और अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन। इसका काम क्या है इस कमीशन का? ये माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उनको कोई समस्या है तो उनकी समस्या को सुनेगा, उसे हाईलाइट करेगा, पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाएगा, उनके लिए क्या लॉ बनाने चाहिए ये सब सजेशंस देगा गवर्नमेंट को, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, इन सब चीजों पर काम करेगा। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी कमीशन स्पेशली बनाया गया है। राइट टू रिलीजन क्या कहता है स्पेशली माइनॉरिटीज को? कि आप अपना रिलीजन बिना किसी रोक टोक दबाव के आप फॉलो कर सकते हो, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हो। और एक चीज में बताया गया, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स पर एकदम स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन है। लॉ कहता है कि कोई भी किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकता, उसका रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता। अगर ऐसा कोई करवाता है तो वो क्राइम है। ठीक है, हालांकि इंडिया में तो देखा जाए तो रिलीजियस कन्वर्जेंस का केस थोड़ा उल्टा है ना, माइनॉरिटी में ही कई लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी से। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कहा गया है? जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं वो रिलीजियस टीचिंग्स नहीं कर सकते। यानी जो धार्मिक स्कूल है, अपने किसी एक रिलीजन पर बेस्ड स्कूल है, ठीक है, वो अपने ही रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, अपने रिलीजन के एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा एजुकेशन देने वाली स्कूल्स को गवर्नमेंट से ग्रांट तो नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट उसे फंड लगा रही है, पैसा लगा रही है, उसको सपोर्ट कर रही है उस इंस्टीट्यूशन को, तो वो धार्मिक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन वगैरह नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने प्राइवेटली कोई खोला हुआ है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, गवर्नमेंट से पैसा आपने नहीं लिया है, तो आप अपने रिलीजन के लोगों को पढ़ाइए, उनको एजुकेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर। माइनॉरिटीज को अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, स्क्रिप्ट्स जो हैं, उनका कल्चर है, सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है। कोई भी यहाँ फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है तो वो किसी को धर्म के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और मैं स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, मेरा पूरा पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आया, तो मैं चाहूँ उस रिलीजन के लोगों को एडमिशन दूंगा, जिसको नहीं चाहूँ उसको नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा अपना वो है।
लेकिन अगर मैंने गवर्नमेंट से फंड लिया है मेरे स्कूल को डेवलप करने में, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है कुछ कुछ, तो उस केस में मुझे सभी को एडमिशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इस रिलीजन के हो तो मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, तो ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, चाहे रिलीजन ही नहीं, किसी भी बेस पर, कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव अ राइट टू रिटेन एंड डेवलप अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन चॉइस। अपनी मर्जी का कोई भी लैंग्वेज आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी अपनी जो स्क्रिप्ट है आप उसको भी प्रोपेगेट कर सकते हो, संभाल सकते हो, अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर पढ़ा सकते हो लोगों को, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे ना मान लो अगर अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात बोर्ड से बहुत सारी ऐसे स्कूल्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज की हैं, ठीक है। मराठी मीडियम की स्कूलें चलती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसमें पूरा एजुकेशन जो है मराठी लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड है वो किससे? स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स लेता है उसका, उस लैंग्वेज में पेपर्स आउट करते हैं, ठीक है। सारा प्रोविजन उस हिसाब से होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आपके रिलीजन मतलब सॉरी आपके स्टेट में अगर कोई माइनॉरिटी है किसी लैंग्वेज को लेकर, किसी धर्म को लेकर, तो वो अगर उस पर्टिकुलर धर्म के रिलेटेड कोई एजुकेशन चाहते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज का रिलेटेड कोई एजुकेशन चाहते हैं, तो आप उनको प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। तो वो स्कूल्स को रिकॉग्निशन देंगे, उनके लिए पेपर बनवाएंगे, सब करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये किया गया ताकि बच्चा अगर अपने मदर टंग में कुछ पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है तो कर सके, क्योंकि मदर टंग सबसे ईजी होती है कोई भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम इंग्लिश का है भाई, ठीक है। इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम यही सारी चीज़ें, अभी कई बार होता है बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स पूछो, भैया ये वाला आंसर बताओ, इंग्लिश में पूछो तो बोलते हैं इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में बता दूँ, ठीक है। तो ये दिक्कत है, अगर अपनी मदर टंग में आंसर देना होता है बड़ा आसान हो जाता है, बट इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मदर टंग को प्रमोट करने के लिए लोगों को सिंपल तरीके से एजुकेशन मिल सके, इसलिए इस चीज को लाया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। शेड्यूल्ड कास्ट कौन है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है, इसकी भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 341 में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 341 है, इसमें एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जितनी कास्ट का नाम आ गया उसे कहा जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट। कुछ कास्ट को सिलेक्ट किया गया कि भाई हाँ हाँ ये कास्ट जो है जनरली देखा गया कि बैकवर्ड रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी बैकवर्ड रही हैं, एजुकेशनली भी बैकवर्ड रही हैं, पिछड़ी रही हैं, उनको कोई बराबर से समाज में स्टेटस नहीं मिला है, तो उन लोगों को चुनकर इस लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये सारी कहलाने लग गए शेड्यूल्ड कास्ट, किसमें है वो? आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंगली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं वैसे इसके ऊपर जो शॉर्ट्स बनाता हूँ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, उस पर मैं ये वाला एक बनाऊंगा जरूर, ठीक है। तो फिर भी लेकिन आपको तो याद करना ही है ना, खाली शॉर्ट देखना थोड़ी होगा। चलो, तो आर्टिकल 341 के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 342 में जो कास्ट इन्वॉल्व की गई हैं उन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 341 शेड्यूल्ड कास्ट, 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया गया है? तो दो तरह की प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन और एक है स्पेशल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन मतलब सभी के लिए है, ठीक है। माइनॉरिटीज आ गए, कास्ट के लोग आ गए, रिलीजन, सब चीज, मतलब रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर, सबके बेसिस पर आ गया। और स्पेशल प्रोविजन मतलब स्पेसिफिक किसी ग्रुप को दिया गया, तो वो कहलाएगा स्पेशल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन में क्या है? आर्टिकल 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है? किसी भी जगह पर रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, उसके बर्थ प्लेस, इसके आधार पर उसके साथ कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी जगह पर एंट्री से मना नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी शॉप में एंट्री, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, ठीक है, एंटरटेनमेंट की प्लेसेस पर एंट्री देने से कोई मना नहीं कर सकता। हाँ भाई, मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, तो मेरा प्राइवेट है, मैं चाहूँ उसको एंट्री दूँ नहीं दूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेस है, मैंने कोई थिएटर खोला है और मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि नहीं भाई इस कास्ट का ही बंदा यहाँ पर मूवी देख सकता है, तो वो गलत है, ठीक है। तो उस चीज को कोई नहीं कर सकता। तो किसी को जाति, धर्म, इन सब के आधार पर पब्लिक प्लेसेस पर, इस तरह की जगहों पर एंट्री देने से कोई मना नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये भी है, देखो कुएं, पहले ये भी होता था ना, लोग कुएं का पानी यूज नहीं करने का, ये वाले तालाब से पानी नहीं लेने का, ये मंदिर में नहीं आने का, इस तरह के नियम थे। तो वो सब चीजें भी हटा दी गई हैं कि मतलब आप किसी को इन सब जगहों पर जाने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये दो प्रोविजंस किए गए 15 के अकॉर्डिंगली। फिर आर्टिकल 29 क्या कहता है? If a person living in any part of India holds his own language, script or culture set up by his own, he has the right to preserve them and a person will not be refused admission on the basis of religion, caste
लैंग्वेज टू एन इंस्टीट्यूशन। किसी भी एरिया में आप रह रहे हो, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना रिलीजन कैरी कर सकते हो, कोई आपको वहां रोक टोक नहीं सकता। साथ ही साथ किसी भी तरह की जगह पर जाति, धर्म या इस सब के आधार पर, ऐसी जगह जो गवर्नमेंट से फंडेड है, जहां पर गवर्नमेंट से पैसा लग रहा है, इन जगहों पर आपको कोई भी एंट्री देने से मना नहीं कर सकता। फिर है हमारा स्पेशल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजंस में क्या है, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंगली जो कि स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं, हमें क्या बोला गया है कि स्टेट पॉलिसी में, हाँ, जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां रह रहे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, या जो भी अदर बैकवर्ड कास्ट के कम्युनिटी के लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जस्टिस मिले, सोशल इनजस्टिस उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी जिम्मेदारी है ये। आर्टिकल 16(4) कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्रोपोर्शनेट मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों का गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट उसके लिए रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन ला सकती है। अब एग्जांपल जैसा मैं बताऊं कि मान लो कि एक स्टेट है, ठीक है, जैसे मान लो इस स्टेट में 100 लोग रहते हैं, टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 60% लोग जो हैं वो अपर कास्ट हैं, 40 लोग जो है वो लोअर कास्ट है। तो 100 के हिसाब से 60 और ये 14, 60%, 40% हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऐसे 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं और एक आदमी ऐसा है जो लोअर कास्ट का है। तो टोटल पॉपुलेशन में ये लोग 40% है, गवर्नमेंट जॉब में ये लोग सिर्फ 10% है। अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट ये सब चीजें देख रही है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि यहाँ 40% का रिजर्वेशन ला सकती है लोअर कास्ट के लोगों के लिए, ताकि जितना पॉपुलेशन में वो लोग हैं, गवर्नमेंट में भी उसी परसेंटेज में वो लोग दिखने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अगर ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो गवर्नमेंट इनके लिए रिजर्वेशन ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 330, 332 और 334 क्या कहता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में SC ST कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी, मतलब उसी कैंडिडेट का बंदा वहां पर इलेक्शन लड़ेगा, इतने जहां पर वो सीट रिजर्व रहेगी उसके लिए। हालांकि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, याद रखना। अच्छा, फिर ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटी, इस तरह के जो इलेक्शंस हैं, इसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा 5 ईयर प्रोग्राम्स के तहत हॉस्टल्स वगैरह खोले गए हैं बच्चों के लिए, इन कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती है, उनको काउंसलिंग दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह दिया जाता है। तो इस तरह का प्रोविजन किया गया है। फिर इनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स, मतलब स्कूल में ही रह के पढ़ सको, हॉस्टल टाइप का समझ लो भाई, वह आश्रम शाला नाम से चलता है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें उनके लिए सेटअप की गई हैं। एज में, फीस में, क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का 70% आया है, क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, इस जॉब के लिए 70% कम से कम होना चाहिए, तो इनको 60% पे भी एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, 60% पे भी वो जॉब मिल सकती है। दूसरा ये कि एज की क्वालिफिकेशन, अगर बोला है कि 25 साल की एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इन लोग 30 साल की एज के होंगे तो भी इनको अलाउ किया जाएगा एग्जाम देना और मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना। तो ये सब तरह की रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, फीस वगैरह में भी रिलैक्सेशन दी जाती है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो लोग SC ST कम्युनिटी के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, ये उनको सपोर्ट करता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाता है। सेपरेट डिवीजन, स्टेट्स में सेपरेटली डिविजन्स बनाए गए हैं इस तरह की कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल कमीशन, पूरे देश का एक अलग से कमीशन बनाया गया है जो ऑल ओवर द कंट्री ये सब चीजों को मॉनिटर करता है कि भाई इस कास्ट के लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, उस पर नजर रखे। कई तरह की स्कीम्स चलाई गई हैं इनके बेनिफिट के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बुक में बड़े बड़े थे, मैंने शॉर्ट करके दे दिए हैं ताकि आपको आसान करने मतलब याद करने में आसानी रहे, ठीक है, और लिखना तो थोड़ा ढंग से स्टेटमेंट बना के, पर ये शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 17 कहता है कि भाई देश में से अनटचेबिलिटी पूरी तरह से हट चुका है, अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो क्राइम है, उसको सजा होगी, छुआछूत नहीं चलेगा। अच्छा, फिर आर्टिकल 25 कहता है, अच्छा, स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम लॉ, कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच परमिट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स टू कीप द इंस्टीट्यूशन ओपन। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि सारे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सारे हिंदुओं के लिए ओपन होंगे, उसको कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पर मना नहीं किया जा सकता एंट्री देने से। अब हिंदू रिलीजन बोलने का मतलब इसके अकॉर्डिंगली, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंगली, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब हिंदू में आते हैं,
इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर कोई सिख देरासर में, जैन देरासर में जाना चाहता है जा सकता है, कोई जैन गुरुद्वारा में जा सकता है, जाना चाहे तो आराम से। तो ये सारे हिंदू लोग जो है ये सब हिंदूज काउंट होते हैं, और ये इनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सारे इंस्टीट्यूशंस को हिंदू इंस्टीट्यूशंस कहा जाएगा। ये सब आपस में एक दूसरे के इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, कोई इन्हें रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा। फिर है प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 19(5) कहता है गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के, उनको पावर्स दी गई है कि वो अपने एरिया में, अपने जो स्टेट्स हैं उसमें इन लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वो ट्राइबल वाला एग्जांपल दिया था कि वहां आप बिजनेस करोगे वो वाला, तो वैसा रिस्ट्रिक्शन गवर्नर्स लगा सकते हैं उनके स्टेट में अगर उन्हें ऐसा लगता है तो जैसे कि है अपने यहाँ गुजरात में भी ये रूल है कि किसी आदिवासी की जमीन कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता, आदिवासी ही खरीद सकता है और कोई उनसे जमीन नहीं खरीद सकता, इस तरह का प्रोविजन है। तो ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। अच्छा, फिर थर्ड रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लॉयटेशन, अच्छा ये तो मैंने बता दिया जो भी था, जमीन खरीदना या कोई भी ट्रांजेक्शन को लेके। अब बात आती है टेररिज्म की। टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसलिए ऊपर इंडिया के रिगार्डिंग था तो दो ही लिखा था उन्होंने, कास्टिज्म वाला और कम्युनलिज्म वाला, पर टेररिज्म के लिए अलग से बता दिया गया है, पूरी दुनिया की समस्या है, कोई एक देश नहीं देखता। अच्छा, टेररिज्म मींस ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड डेलिबरेट वायलेंट एक्ट, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बहुत अच्छे से ये लोग ट्रेंड होते हैं ये लोग, ठीक है, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं। प्लानिंग से किया जाता है, यहां करना है, इतनी तारीख को करना है, पूरा स्टार्टिंग से, आज करना है ना तो 1 साल पहले से 2 साल पहले से उसकी प्लानिंग चल रही होगी। तो ये सब बड़ा प्लानिंग से किया जाता है, एक वायलेंट एक्ट है, ठीक है। ये कई तरह की वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं टेररिस्ट लोग, जैसे सुसाइड अटैक्स करते हैं, देखा होगा कई बार आपने न्यूज़ में देखते हैं, सुनने को मिलता है, वो बम पहन के चले जाते हैं एरिया में, खुद को भी उड़ा देते हैं, साथ में कई लोगों को मार देते हैं। कई बार वो गाड़ियों में, एक था अभी अपना कश्मीर वाला इशू आया था, गाड़ी में पूरा बारूद भर के लाया था, ले जाके वो ठोक दिया था उसने। तो इस तरह से होता रहता है। इसके अलावा बॉम्ब फेंक देना, हथियार वगैरह छुपाना, उनका यूज करना, किडनैपिंग करना, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, हमारा एक प्लेन हाईजैक किया था उन लोगों ने और कुछ आतंकवादियों को छुड़वाया था। यूएस में, ये देखो जो मैंने इमेज डाली हुई है, यूएस में भी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और वो 4 जगह पर उन्होंने अटैक किए थे, 4 प्लेन हाईजैक कर लिए थे यूएस के। इतनी एडवांस सिक्योरिटी वाला देश, वहां से प्लेन हाईजैक कर लिया था और 2 तो लाके इसमें मार दिए थे, एक पेंटागन पर गिराया था। ये वाला कौन सा, 9/11, और हमारा ये वाला ताज पैलेस वाला मुंबई पर जो अटैक हुआ था, खाली ताज पैलेस पर नहीं हुआ था, कई जगह पर हुआ था, ये 26/11। लेकिन ये 9/11 26/11 मतलब एक ही महीने के नहीं है, यहाँ 9/11 मतलब सितंबर महीने में 11 तारीख को डेट है ये, और यहाँ हमारा ये डेट है और ये महीना है 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये अटैक्स हुए थे, ऐसे बहुत सारे अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स होते रहे हैं, ठीक है, सबको पता ही है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं रिबेलियन और टेररिज्म। रिबेलियन क्या है और टेररिज्म क्या है। टेररिज्म मतलब एक ग्लोबल एक्ट है, कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ टेररिस्ट लोगों का इस्तेमाल कर लेता है। रिबेलियन मतलब अपने ही देश के लोग अपने ही गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, तो दैट इज रिबेलियन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, किसी एक देश की समस्या है, पर टेररिज्म क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, याद रखना, ज्यादातर बार पूछा गया है। इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, यहाँ रीजनल लेवल पर होता है, ठीक है, सिर्फ लोग अपनी ही गवर्नमेंट से लड़ रहे होते हैं, और किसी किसी एरिया में ही देखने को मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, या ऑल ओवर कंट्री किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में होता है। ये या तो खुद के कंट्री के सामने भी हो सकता है या किसी और कंट्री के सामने भी हो सकता है। जनरली ये इंटरनेशनल लेवल पर फैला है, ज्यादातर तो दूसरे देशों के खिलाफ ही करते हैं, अपने देश के खिलाफ भी करते हैं लोग। अभी पाकिस्तान में तो क्या है, वहीं वाले टेररिस्ट ने खुद ही अपने यहाँ लोगों को बम मार के उड़ा देते हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा तालिबान वालों का सब केस, ये सब होता रहता है। तो कई बार ये लोग खुद के गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होते हैं और कई बार दूसरे देशों की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लड़ते हैं। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, जनरली इसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वही लोग इसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ कई बार लोकल सपोर्ट होता है और कई बार बिना लोकल सपोर्ट के भी कर देते हैं। अब कोई दूसरा बाहर से टेररिस्ट आए, जैसे कसाब वसाब लोग आए थे, मुंबई पे अटैक हुआ था, लोग बाहर से आए, अचानक घुसे अंदर और धड़ाधड़ मतलब फायरिंग करना चालू कर दिया, कई लोगों को मार दिया, होस्टेज बना लिया। अब कई बार क्या होता है, उनको लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है, पैसा वैसा दे देते हैं, वहां रहने लगते हैं, उनसे पूरी डिटेल्स निकलवाते हैं और फिर अटैक करते हैं। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व है, लोकल सपोर्ट होता भी है कई बार नहीं भी होता है, इसमें सिर्फ लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग, जिस स्टेट में ये समस्या है वो स्टेट सफर करेगा,
लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया को ही झेलना है, पूरी दुनिया की कंट्रीज को ये प्रॉब्लम फेस करना है, सभी के डेवलपमेंट पर इसका बुरा असर पड़ता है। नक्सलिज्म जो है, वैसे इसको माओइज्म भी कह सकते हो आप, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसी नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसके लिए स्पेशल नाम रखा गया नक्सलिज्म। क्यों माओइज्म भी कहते हैं और क्यों नक्सलिज्म कहते हैं वो देखते हैं। क्योंकि ये इंस्पायर्ड है चाइनीज रेवोल्यूशन से, जो कि माओ शे तुंग नाम के बंदे के अंडर में हुआ था। ये लीडर था इस रेवोल्यूशन का, इसने ही वहां पर शुरुआत करवाई थी चाइना में, ठीक है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो जो लोग इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं वो लोग इस बंदे को अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इसके फॉलोवर्स को माओइस्ट कहा जाता है, माओ का फॉलोवर माओइस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये धीरे धीरे ना चाइना से और मतलब एशिया के कई देशों में फैला, खाली इंडिया में ही नहीं है, और भी कई देशों में देखने को मिलेगा इसका असर। अच्छा, इंडिया में ये जो चीज है ना सबसे पहले शुरू हुई थी कब? 1967 में। और कहां से? वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल में एक जगह है, नाम है नक्सलबारी। तो नक्सलबारी जगह से ये शुरू हुआ इंडिया में, इसीलिए इसका नाम नक्सलिज्म रखा गया। और जो लोग ये एक्टिविटी करते हैं उनको नक्सलाइट्स कहा जाता है, ठीक है, नक्सलाइट। तो ये लोग रिबेलियन वाले काउंट होते हैं, लेकिन ये लोग भी आजकल टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज करने लग गए हैं, टेररिज्म करने लग गए हैं, ठीक है। पहले रिबेलियन ही था, बाद में इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह मिलने का से बड़े स्केल पर करने लग गए। शुरुआत में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में था ये, लेकिन फिर धीरे धीरे झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के खास करके माउंटेन और फॉरेस्ट रीजन में, इन सब जगहों पर ये फैल गया। ऑल ओवर द इंडिया फैल रहा है, देख रहे हो, कई स्टेट्स में इसका असर आ गया। देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, नक्सलिज्म से रिलेटेड दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा है माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये दो बड़ी नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बात करें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, ये इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में क्या है? देखो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ना कई मतलब थोड़ा ना कल्चरल डिफरेंसेस है, छोटे से ही स्टेट्स हैं सब, लेकिन उसमें भी ना बहुत सारा एथनिक डाइवर्सिटीज है। तो इस वजह से कई टाइम पर ना लोग समय समय से ना डिमांड करते रहे कि हमको इन कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं रहना है, हमको अलग से स्टेट बना के दे दो या अलग कर दो, अलग देश दे दो, ऐसा ऐसा डिमांड चलता रहता है। तो ये लड़ते भिड़ते रहते हैं, गवर्नमेंट से इनका पंगा चलता रहता है। तो वहाँ इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अभी भी मणिपुर में चल रहा है, आप न्यूज वगैरह देखते होंगे। अच्छा, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, कुछ स्टेट्स में कहां कहां पर ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव है उसके बारे में देख लेते हैं। ये भी पूछते हैं, मैचिंग में आने के चांसेस ज्यादा हैं, याद रख लेना। नागालैंड में है NSCN, फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। मणिपुर KNF और KNA, कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी, ठीक है। अच्छा, फिर त्रिपुरा में NLFT, ATTF, TUGS, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, TUGS में त्रिपुरा उपजाति जुप समिति। असम में है 4 ऑर्गेनाइजेशंस, यहां भी है। उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, UMF यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये लोग बोडोलैंड के अलग से डिमांड कर रहे हैं, इसमें से अलग करके दे दो इनको, ऐसा बोल रहे हैं। BLTF बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स, ये लोग भी इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको भी एक अलग स्टेट दे दो बोडोलैंड नाम से। अच्छा, बात करें अब टेररिज्म इन कश्मीर की, तो कश्मीर की आजादी, भाई इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम कंडीशन रखी गई थी कि किसी को इंडिया से जुड़ना है वो इंडिया से जुड़ो, जिसको पाकिस्तान से जुड़ना है वो पाकिस्तान से जुड़ो। बहुत सारी छोटी छोटी टेरिटरीज थी, पढ़ा ही होगा आपने, सरदार पटेल के कार्य पूरा 9th में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने सबको यूनाइट करवाया। अब कश्मीर के जो राजा थे बोलते हैं नहीं, मेरे को तो अकेला रहना है, ना मैं इंडिया से जुड़ूंगा ना पाकिस्तान से जुड़ूंगा, मैं इसको स्विट्जरलैंड बनाऊंगा वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने इन पर अटैक कर दिया, फिर हालत खराब हो गई, बोला यार अभी पाकिस्तान वालों के साथ तो रहने जैसा है नहीं, तो चढ़ बैठे हैं आके। तो इन्होंने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने बोला भाई हम आपके हैं कौन, क्यों मदद करें आपकी, आप हमारे होते तो हम आपकी मदद करते हैं। तो हमने बोला ठीक है, काम करो, हमसे जुड़ जाओ, हम आपकी मदद करते हैं। तो वो जुड़ गए तुरंत आके हमसे, फिर हमने मदद की, आर्मी भेजी, वहाँ से उन लोगों को भगाया पाकिस्तान वालों को। फिर भी उन्होंने कुछ एरियाज पर कब्जा रखा था, लेकिन फिर हम ही लोगों ने खुद ही जाकर यूनाइटेड नेशन में बोला भाई आओ ये वॉर रुकवाओ। वॉर रुका और अब आज पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ हिस्सा हमारे कब्जे में। तो जो पाकिस्तान के कब्जे में उसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान जो है ना उसको पूरा कश्मीर चाहिए था, हमने तो फिर भी हम चाहते तो वो भी छीन लेते, उसी टाइम छीन लेना चाहिए था, लेकिन गलती कर दी हमने।
अब छोड़ दिया उनके पास थोड़ा सा, अब वो बोलता है नहीं ये जो बाकी वाला इंडिया का हिस्सा है ना वो भी मेरा है। अब मिलना उनको ठेंगा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमको चाहिए। अब इसी चक्कर में हम लोगों ने कश्मीर में ना लोगों को इन्फ्लुएंस करना और अपने टेररिस्ट को भेजना और टेररिस्टों को भेजकर जो वहां की पब्लिक है उसको परेशान करना, उन पर अटैक्स करवाना, कई जगहों पर उनको जबरदस्ती डरा धमका कर ही मतलब अपने ही इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उनको लड़ने के लिए उन लोग खड़ा कर देते हैं। और कई बार लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं इनकी बातों से, वो लोग भी लड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रही हैं कश्मीर में। बेसिकली ये सब चीजें बढ़ गई 1988 के टाइम से, और इतना बुरा हाल हो गया, किडनैपिंग मर्डर ये सब होने लग गया, जिसकी वजह से वहां से कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट करना पड़ा। वहां से कश्मीरी पंडित लोग छोड़कर इंडिया के बाकी हिस्सों में आज भी कई जगहों पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। उनका खुद का जमीन वगैरह वहां है, लेकिन वहां रहने जैसी कंडीशन नहीं है। तो इसमें बीच में मूवी भी आई थी कश्मीर फाइल्स करके, उसमें बहुत कुछ चीजें दिखाई गई हैं उसके बारे में। अच्छा, फिर यहाँ जो है जो लोकल बंदे हैं कुछ वो इन्वॉल्व हैं, और कुछ तो उनको पाकिस्तान साइड से सपोर्ट मिल जाता है। अब वहाँ थोड़ा अजीब हो गरीब पूरा पहाड़ी एरिया, बॉर्डर वगैरह सील कर पाना बहुत मुश्किल काम है, हालांकि है, फिर भी कहीं ना कहीं से घुस आते हैं वो लोग। तो वो इंडिया में एंटर होकर यहाँ के साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सब एक्टिविटीज करते रहते हैं। अच्छा, मेन इनका ये कि इंडिया में माहौल खराब होता रहे, इंडियन गवर्नमेंट चैन से काम ना कर पाए, डेवलपमेंट खुद तो बर्बाद है, खुद बर्बाद है, चाहते हैं इंडिया भी बर्बाद हो। ठीक है, तो ठीक है, कोई किसी की बुराई का बर्बादी का सपना अगर देखता है तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, बर्बाद ही रहता है। हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, अब वो बर्बाद है, बर्बाद ही रहे। सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, समाज पर टेररिज्म का क्या असर पड़ता है। एक सोशल इफेक्ट पढ़ेंगे, एक इकोनॉमिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। अगर टेररिज्म एक्टिविटीज होने लग जाएंगी तो देश टूट जाएगा। ठीक है, अब कैसे, मान लो कि अगर हमारे ही देश के लोगों को वो लोग इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं और हमारे देश के लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मान लो अगर मेरे यहाँ का कोई 10 लोग अगर मैंने देखा किसी कम्युनिटी के हैं ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेरा शक बाकी लोगों पे भी जाने लग जाएगा। इस तरह से समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, हम उनको भी गलत नजर से देखने लगेंगे जो गलत नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से वो फिर कुछ दिन में उनको गलत नजर से देखूंगा तो उनका भी मेरी तरफ रवैया बदल जाएगा, वो भी मेरे को नफरत से देखने लगेंगे, धीरे धीरे समाज टूटने लग जाएगा। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। फिर फियर, सस्पिशन, लोगों के अंदर डर का माहौल, लोगों के अंदर शक का माहौल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, हर एज ग्रुप को ये चीज झेलनी पड़ती है। ठीक है, अब किसी पे मेरे को शक हो रहा है, भाई ये कहीं बम लाके तो नहीं उड़ा देगा, ये भी डर लगा रहता है। ठीक है, फिर डर भी एक तो शक भी रहता है उस आदमी पे, दूसरा डर भी रहता है, तो इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। एजुकेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखोगे ना, जैसे अगर कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर में ये इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। ठीक है, बहुत कम ही लोग अच्छे से एजुकेशन पा पाते हैं, तो इसका एजुकेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा, रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, आपस में विश्वास लोगों के प्रति कम हो जाता है एक दूसरे के प्रति, और ब्रदरहुड जो भाईचारे की भावना है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। मैनी टाइम्स इट लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल अरेंजमेंट्स आर शेयर्ड। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि अगर ऐसा हम एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे तो धीरे धीरे ये गलत नजर गजल करते 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 झगड़े में बदल जाएगा, और झगड़ा होगा तो फिर समाज टूटेगा, दिक्कत होगी। अच्छा, हम खुलकर अपने त्योहारों को, ठीक है, अपने सोशल फंक्शंस को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, अगर टेररिस्ट डर रहेगा हमको, भाई कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी जाएंगे तो डर का वो रहेगा ना, तो खुलकर चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ टेररिज्म, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। अच्छा, अगर बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो वहां बिजनेसेस नहीं चल पाएंगे ढंग से। अब बिजनेसेस नहीं चल पाएंगे तो भाई वहाँ बहुत बुरा, एक तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, दूसरा लोगों के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, चीजें नहीं मिलेंगी, इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, बहुत सारा तकलीफ होगा। अच्छा, अब अगर किसी एरिया में ये चीज बार बार हो रही है तो वहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह चले जाएंगे, माइग्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा, सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटॉर्ट मनी, कई बार ये लोग क्या करते हैं ना, जो बिजनेसमैन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनसे ये लोग ज्यादा पैसा एक्सटॉर्ट करवाते हैं, धमका कर, उनके घर वालों को किडनैप कर कर पैसे मांगते हैं, तो कई तरह से उनसे पैसा निकलवाते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, लोग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो एक्सटॉर्शन चालू हो जाता है। तो कोई वहां बिजनेस करना चाहेगा, मैंने कंपनी खोली, मेरे से रोज लोग पैसा मांगते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, भाग जाऊँ वहां से कंपनी लेके दूसरी जगह खोलूंगा, तो वहां के लोगों को दिक्कत होगी। अच्छा, टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी, ये सब। अच्छा, ये टेररिस्ट लोग ना खाली ऐसा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई है, पवित्र लड़ाई है, ये वो, लेकिन इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग करना चालू कर देते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है, सब गलत ही करते हैं। अब उसमें ड्रग्स वगैरह का इधर उधर करवाकर उससे भी पैसा बनाते हैं उन लोग। ठीक है, फालतू लोग हैं ये। जो हमारे यहाँ से जो लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, गधे होते हैं, अनपढ़ गंवार जो होते हैं ना,
कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ समझ नहीं है, उनको ये लोग इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज करवा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है भाई, वो तो बर्बाद हुआ, उसने अपनी फैमिली को बर्बाद किया, साथ ही साथ अपने पूरे समाज के लोगों के साथ उसने धोखा कर दिया, उनके ऊपर भी लोगों को शक होने लग गया, ये सब चीजें होना चालू हो जाती हैं। और ये कर क्या रहे हैं, ये सब फालतू काम कर रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं ना, ये लोग इनको चलाते क्यों है? पैसे के लिए। उनको पैसा मिलता है बहुत तरीकों से, ठीक है, तो वो लोग इनको बेवकूफ बनाकर एक्टिविटीज करवाते रहता है। टेररिस्टों को रेलवेज, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। भाई अटैक होगा तो टूटेगा फूटेगा सब। पीछे देखा ही मैंने, आग आपको दिखाया, बिल्डिंग में आग लगी है, इसमें आग लगी है। तो इन सब चीजों से ये जब बर्बादियां होती हैं तो भाई पैसा बहुत सारा लगेगा ना फिर से बनाने में इनको, ठीक है, तो पैसा बर्बाद होता है गवर्नमेंट का बहुत सारा। अच्छा, फिर गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड करोर्स ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। डेवलपमेंट के काम में तो पैसा लगाना ही लगाना है। अब अगर इस तरह की एक्टिविटीज बार बार हो रही तो सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के लिए कई जगह पर बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हर जगह सीसीटीवी लगाओ भाई, फिर पुलिस कई जगह लगाओ, पुलिस वालों को बंदूक दो। जैसे अपने यहाँ 26/11 का अटैक हुआ, 26/11 का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे लोग पहुंचे थे, फायरिंग कर रहे थे, हमारे पुलिस वाले डंडा लेके खड़े थे। अब ये फायरिंग कर रहे हैं बंदूक से, वो बेचारा पुलिस वाला डंडा लेके कैसे लड़ेगा इनसे? वो बंदा खुद छुपा हुआ है, कैसे लोगों को बचाएगा? तो ये चीजें अगर होंगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबको बंदूक, तो बंदूक लेने के लिए पैसा लगेगा, तो खर्चा बहुत सारा सिक्योरिटी सब में ज्यादा होता है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म, स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान होता है, और टूरिज्म इंडस्ट्री को। अब कश्मीर अपने यहाँ कितना सुंदर है, ठीक है, धरती पे स्वर्ग बोलते हैं, लोग चाहते हैं घूमने फिरने जाएं, एंजॉय करें, लेकिन वहां अगर डर का माहौल रहेगा तो कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। उसकी वजह से उसका टूरिज्म अफेक्ट होगा, तो वहां इनकम नहीं आएगी। तो ये सारी समस्याएं हैं। अच्छा, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, शेयर कर देना सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।